हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों। स्वागत है आपका माय यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज का वीडियो। तो आज अपने पढ़ेंगे इंडियन साइंटिस्ट बायोग्राफी एंड अचीवमेंट्स, यानी भारतीय वैज्ञानिक और उनके जीवन परिचय और उनकी उपलब्धियाँ। तो सबसे फर्स्ट ऋषि मुनि से स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये एक प्रकार के ऋषि मुनियों के टाइम के ही थे, सुश्रुत या सुश्रुता। ठीक है, ये ऋषि मुनि थे भारत के प्राचीन टाइम के। तो ये ऋषि विश्वामित्र के पुत्र थे और ये 600 ईसा पूर्व माने जाते हैं। 600 ईसा पूर्व विश्वामित्र के वंशज और उनके सुपुत्र। तो सुश्रुत द सन ऑफ ऋषि विश्वामित्र was born 600 BC year ago. He great basic medical knowledge from धन्वंतरी आश्रम। तो इससे पता चलता है कि इन्होंने क्या किया, धन्वंतरी आश्रम से अपनी पढ़ाई पूरी की थी। यानी वहाँ अपने जैसे आज स्कूल है, कॉलेज है, इंस्टीट्यूट है, उसी टाइम पहले क्या होते थे, आश्रम होते थे। तो वहाँ उन्होंने पढ़ा। उन्होंने धन्वंतरी आश्रम से प्रारंभिक चिकित्सा की पढ़ाई की थी। ठीक है। सुश्रुत was the first person who gave the knowledge of surgery to the world which is still relevant। यानी सुश्रुत दुनिया में पहले व्यक्ति थे। सुश्रुत ने सर्वप्रथम संसार को शल्य चिकित्सा के बारे में बताया, उनके बारे में ज्ञान दिया, परिष्कृत ज्ञान प्रदान किया, जो आज भी क्या है, प्रासंगिक है, यानी आज भी माना जाता है, रिवेंट है। He was the first surgeon who relieved the process of surgery and accompanied many complex operation and gave to the world the knowledge about the use of instrument in the process of surgery। तो वह पहले चिकित्सक से जिन्होंने शल्य चिकित्सा का परिष्करण किया, यानी उसके बारे में बताया। उन्होंने जटिल से जटिल कॉम्प्लिकेटेड जो बोलते हैं, कॉम्प्लिकेटेड से कॉम्प्लिकेटेड ऑपरेशन किए और संसार को शल्य चिकित्सा के बारे में बताया और उसमें यूज होने वाले इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी इन्होंने बताया। इन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम है सुश्रुत संहिता। तो सुश्रुत संहिता रिटन बाय सुश्रुत इन ए टेक्स्ट डिस्कवरिंग अबाउट द ऑल सर्जिकल प्रोडक्शन। तो इन्होंने इनके द्वारा रचित एक सुश्रुत संहिता है जिसमें शल्य चिकित्सा एकदम डिटेल से बताया गया है, उसके बारे में जो भी यूज़ की गई है वो बताया गया है। मैनी सेंचुरीज बिफोर जोसेफ लिस्टर सुश्रुत थॉट और एंटीसेप्टिक सर्जरी ही। तो इन्होंने क्या किया, बहुत साल बाद एक आए जोसेफ लिस्टर, जो इनकी कई शताब्दी पूर्व इन्होंने क्या किया, अपूर्वी दोष विचार किया। उन्होंने शल्य चिकित्सा से पूर्व अपने उपकरणों को गर्म करने के निर्देशित किया ताकि कीटाणु मर जाए और पूर्णतः दोष ना रहे। ही वा प्रिकॉशबल दैट बिफोर द सर्जरी एंड इंस्ट्रूमेंट शुड बी सैनिटाइज्ड so that bacteria is destroyed and there was no fear of septic infection, non percussion leaks and where use of stopping blood flow approximately 26th century ago। Examples show plastic surgery of nose, ear and lips etc. done by Sushruta are found in text. He is known as the father of the plastic surgery. Father of plastic surgery. He also gave knowledge about 101 instrument, एक बार और सुनना, 101 instrument used in surgery is। तो ये इन्होंने बता दिया भी
कीटाणुओं को मारने के लिए सैनिटाइज या सैनिटाइजेशन करना चाहिए। आज के टाइम में अपने कर रहे हैं ना, हाथ सैनिटाइज करो, वो इन्होंने हज़ारों साल पहले बता दिया था। और अब उसके बाद बात करते हैं जो इन्होंने कैसे किया, ये उपकरणों को गर्म पानी से गर्म करके बैक्टीरिया को मारा था, और इसमें कोई भी, और इन्होंने रक्त का थक्का जमने से रोकने के लिए विषहीन किए गए इस्तेमाल किया, खून नहीं रुक जाए। ठीक है। सुश्रुत द्वारा 26वीं शताब्दी में नाक, कान, होठ आदि की प्लास्टिक सर्जरी के उदाहरण ग्रंथों में मिलते हैं। यानी इन्होंने 26वीं शताब्दी के अंदर क्या कर लिया था, प्लास्टिक सर्जरी, नाक की, कान की। तो इस ये भी क्या मिलता है, इसका उदाहरण इन्होंने अपनी बुक में स्पष्ट लिखा गया है, जो कि, और प्लास्टिक सर्जरी का उदाहरण इनके बुक में मिलने से इनको क्या क्या कहा गया है, प्लास्टिक सर्जरी का जनक कहा गया है। और शल्य चिकित्सा में इन्होंने 101 इंस्ट्रूमेंट यानी यंत्र, जो अपने कैंची वगैरह, कटिंग, सर्जिकल ब्लेड वगैरह जो भी है, तो इन्होंने बताए। उन्होंने संदेश यंत्र, आधुनिक सर्जन की स्प्रिंग प्रोसेस या कटिंग की पट्टी आदि इस्तेमाल किए जाने वाले फोर्सेप्स, चिमटियाँ वगैरह बहुत सारी इंस्ट्रूमेंट है जिनके बारे में इन्होंने बताया। और चिकित्सालय की साफ सफाई का विशेष उपयोग निर्देश दिए, अपनी बुक में इन्होंने स्पष्ट और क्लियरली दिया है। उसके बाद बात करते हैं भारत, इंडिया बाकी देशों से पहले के टाइम में क्या था, इस मेडिसिन या चिकित्सा के मामले में बहुत आगे था। आयुर्वेदा जो आज के टाइम भी, आज तक भी चल रहा है, पर इतना डेवलप नहीं है, बट आज से कई 100 साल पहले बहुत डेवलप था। तो नेक्स्ट पढ़ते हैं। तो इन्होंने पट्टियाँ वगैरह, कटिंग इंस्ट्रूमेंट, सर्जरी और उसके बारे में बता दिया। ही आल्सो गेव इंस्ट्रक्शंस regarding the cleanliness of the hospital and clinic. As a result, India was way ahead of rest of the countries in the field of मेडिकल साइंस। यानी इंडिया बहुत आगे था और इन्होंने हॉस्पिटल की साफ सफाई के बारे में ध्यान दिया, बाकी देशों से बहुत आगे था। और ये सुश्रुत का ग्रंथ है वो अन्य भाषाओं में भी अनुवादित किया हुआ है और ये बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है। तो भारत की प्राचीन शल्य चिकित्सा के बारे में बताया। अब एक और आए साइंटिस्ट, या मान सकते हैं ऋषि, ठीक है, जो भारत के थे, प्राचीन भारत के, जिनका नाम था चरक। ठीक है, ये थे चरक। और चरक वाज वन ऑफ द प्रिंसिपल कंट्रीब्यूटर ऑफ द इंस्टेंट आर्ट एंड साइंस ऑफ आयुर्वेदा। चरक आयुर्वेदिक चिकित्सा शाखा के महान आचार्य के रूप में विख्यात है या प्रख्यात है। चरक पहले चिकित्सक थे जिन्होंने पाचन यानी डाइजेशन के बारे में बताया। आगे बढ़ते हैं। ही वॉज द फर्स्ट डॉक्टर हु गेव द प्रिंसिपल ऑफ डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म एंड इम्यूनिटी। यानी चरक पहले एक चिकित्सक थे जिन्होंने पाचन, उपापचय और शरीर की प्रतिरक्षा के बारे में अवधारणा दी। अकॉर्डिंग टू हिम, ड्यूरिंग द वर्किंग ऑफ द बॉडी देर आर 3 डिफेंसेस, गैल, कफ एंड एयर। यानी चरक ने क्या कहा, अपने जिनके अनुसार शरीर में कार्य करने के 3 दोष होते हैं, पित्त, कफ और वात। यानी विली जो अपने डाइजेशन को बनाता है, रस जिसको अपने पित्त बोलते हैं, कफ यानी जो बलगम अपने अंदर जमता है, ठीक है, जो खांसी के टाइम बाहर आता है वो होता है कफ। और एयर यानी गैस, एसिडिटी सबने सुनी होगी, तो वो क्या है, 3 मेन बीमारियों के कारण हैं। और आगे बढ़ते हैं। ड्यू टू डिसबैलेंस ऑफ दीज देयर सिकनेस इज चरक संहिता। अब सुश्रुत संहिता थी, वैसे ही क्या है, चरक संहिता है। सुश्रुत संहिता की तरह ही क्या है, चरक संहिता है। इन्होंने भी लिखी। तो पहले के लोग क्या थे, आजकल तो अपने फोटो बना लेते हैं, वीडियो बना लेते हैं, तो पहले के लोग बुक लिख के, ग्रंथ लिख के उनको सेव रखा करते थे। ठीक है। तो नेक्स्ट है इसी के अंदर
इन्होंने शरीर के 3 दोष बताए, पित्त, कफ और गैस। उसके बाद इन्होंने 20वीं शताब्दी के आसपास 20वीं शताब्दी ईसा पूर्व लिखा एक ग्रंथ है जिसका नाम था चरक संहिता, और आज भी चिकित्सक उसकी समान की दृष्टि से देखते हैं, ठीक है, उनको चरक को। रिटन बाय हिम 20 century ago is still given honor in medicinal science literature. This is one of the ancient texts written in Sanskrit. This text is described in 8 parts and is written is top, both poetic and process. Church had known about the principle of genetic 2000 year ago, यानी जो मेंडल आए थे ना उससे बहुत साल पहले इन्होंने बता दिया था, सीधा सीधा यही है। तो चरक आज भी क्या है, बहुत फेमस है। संस्कृत भाषा में प्राचीन ग्रंथ लिखा गया चरक संहिता। यह ग्रंथ 8 खंडों में विभाजित है और इनके अलग अलग रूप है, गद्य और पद जिसको बोलते हैं हिंदी में, और इसको 8 भागों में लिखा गया है। और इसके मूल सिद्धांत है जो आनुवंशिकी के चरक ने आज से 2000 वर्ष पूर्व ही जान लिया था, ठीक है, आनुवंशिकी यानी जेनेटिक्स। और उन्हें उन कारणों को अभी बताया जिससे कि शिशु का लिंग निश्चित होता है, यानी उनका मेल है या फीमेल है वो डिसाइड होता है, ठीक है। ही नोन अबाउट द रीजन विद decided about the gender of a body genetics disorders in baby like lameness or blindness is a result of disorders in central control unit of the body and content with the body thought artist. Charak has also started some rules, guidelines, and promise for doctors and students studying medical science in Charak Sanhita. According to Charak, doctors should not bear any empty toward the। तो अब देखते हैं नहीं, चरक ने आनुवंशिक सिद्धांत कब दे दिए थे? 2000 वर्ष पूर्व दे दिए। इन्होंने इनका निर्धारित कर दिया भी कैसे इनका लक्षण होंगे, जिससे कि उनका मेल है या फीमेल यानी पुरुष है या महिला है। बच्चों के आनुवंशिक की जो शेष दोष थे जैसे लड़ना, झगड़ना, अंधापन, जो माता पिता के किसी अभाव की त्रुटि के कारण होता है, वे पहले चिकित्सक जिन्होंने हृदय को शरीर का नियंत्रण केंद्र बताया जो शरीर के मुख्य धमनियों द्वारा जुड़ा होता है। और चरक संहिता ने चिकित्सकों या चिकित्सक विज्ञान के विद्यार्थियों के लिए कुछ निर्देश और प्रतिज्ञाओं का उल्लेख किया। चरक के अनुसार चिकित्सकों को रोगी से किसी भी दशा या में शत्रुता नहीं रखनी चाहिए, यानी किसी भी कंडीशन में, ठीक है ना, शत्रुता नहीं रखनी चाहिए। रोगी के घर की बातों को बाहर नहीं बताना चाहिए और चिकित्सक को सदैव ज्ञान खोजने में रिसर्च करते रहना चाहिए, ठीक है ना। अदर डॉक्टर शुड बी ऑलवेज बी विजिलेंट इन सर्च ऑफ नॉलेज। चरक मीन टू वॉक ही यूज टू ट्रेवल बाय फुट टू डिस्टेंस पैलेस गिविंग नॉलेज, एजुकेशन एंड ट्रीटमेंट। तो रोगियों के घर की बात बाहर नहीं बतानी चाहिए और सदैव ज्ञान की खोज करता रहना चाहिए। चरक शब्द का अर्थ है चलना, ठीक है ना, चरक शब्द का अर्थ है चलना, ठीक है। और वे पीड़ित जनता का इलाज करते और करने और उन्हें शिक्षा देने तक पैदल यात्रा करते थे, इसलिए उन्हें चरक कहा जाता था। वो पीड़ित जनता का इलाज करने तथा उन्हें शिक्षा देने दूर दूर तक पैदल यात्रा करते थे, ठीक है ना। नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं डॉक्टर सी वी रमन।
सब बच्चों ने रमन इफेक्ट सुना होगा, तो ये इसी में आता है रमन इफेक्ट। बहुत बार बोर्ड में पूछा गया है रमन इफेक्ट, और ये लेटेस्ट साइंटिस्टों में आते हैं। इनका जन्म 80 यानी इनका जीवन काल 1888 से लेके 1970 तक रहा। ठीक है, ये थे सीवी रमन, डॉक्टर सीवी रमन। सर चंद्रशेखर वेंकट रमन, ये है was born on 7th November 1888 in Tiruchirappalli, Madras province. His father was R. Chandrasekhar, lawyer, and mother was Parvati Ammal. His father was a professor of physics in Voltaire College of Visakhapatnam. तो चंद्रशेखर वेंकट रमन का जन्म 7 नवंबर 1888 को तमिलनाडु के तिरुचिरापल्ली शहर में हुआ, और इनके पिता चंद्रशेखर अय्यर तो अय्यर और माता पार्वती अम्मल थी। इनके पिता विशाखापट्टनम के वाल्टेयर कॉलेज में क्या थे, फिजिक्स यानी भौतिक शास्त्र के एक प्रोफेसर थे, लेक्चरर थे, प्राध्यापक जिसको बोलते हैं वो थे। तो रमन वोल्टेज कॉलेज रमन पास्ड हिज FA एग्जामिनेशन with a scholarship in first division in the year of 1907 at an early ago of 19 year। तो रमन ने वोल्टेज कॉलेज से इंटर परीक्षा प्रथम श्रेणी से प्राप्त की, और 1907 में 19 वर्ष की आयु में भौतिक विज्ञान में इन्होंने MSc की परीक्षा उत्तीर्ण कर ली, यानी पास कर ली। और 19 वर्ष की आयु में ही इनके अर्थ विभाग की एक कंपटीशन एग्जाम दिया। अर्ली एज ऑफ 1990 he passed the MSc physics examination. Raman passed the civil services exam at an age of 19 year. After being a science student with physics as the subject, he was selected in an examination containing history, civils, geography, or economics, etc. as the subject. He was appointed as a civil servant, government administrator, in the Indian Finance Department in कोलकाता। कलकत्ता बोला जाता था पहले, अब है जो कोलकाता। ठीक है ना। तो 19 वर्ष की आयु में क्या किया, सिविल सर्विस लग गई इनकी, जो अर्थ विभाग होता है उसमें की परीक्षा दी, उनमें पास हो गए, और एक भौतिक विज्ञान के छात्र थे। और भौतिक विज्ञान के छात्र होते हुए भी उन्होंने प्रतियोगिता परीक्षा में, जिन्होंने साहित्य, इतिहास, संस्कृत, राजनीति शास्त्र जैसे विषय थे जिनमें चयनित हुआ, और भारत सरकार द्वारा अर्थ विभाग के उप महालेखापाल, ठीक है, उप महालेखापाल नियुक्त किए गए। रमन ने, आगे पढ़ते हैं, रमन फाउंडेड आउट द साउंड properties of Indian musical instruments such as veena, maragidon, tanpura, etc. Also of foreign musical instruments like violin, piano, etc. Establishment the principles. रमन ने वीणा, मृगंध और तानपुर आदि भारतीय वाद्य यंत्रों तथा वायलिन और पियानो आदि विदेशी यंत्रों की ध्वनिक गुणों की खोज कर और भौतिक सिद्धांत भी दिए, यानी प्रिंसिपल्स। वर्किंग एज ए सिविल सर्वेंट, रमन हैड लेस टाइम फॉर साइंस डू इन द ईयर 1917 he gave his resignation letter in the 1970 the University of Kolkata
Kolkata officer him the research professorship in Department of Physics. Being on his position, he founded out the Raman effect. राज्य की सेवा में रहते ही वे भी विज्ञान हेतु प्राप्त समय न मिलने के कारण 1917 में क्या किया, रमन ने एक डाक विभाग के जो डाकतार विभाग के मालिक पद से क्या कर दिया, त्याग पत्र दे दिया, रिजाइन दे दिया। और रिजाइन वे कलकत्ता विश्वविद्यालय में भौतिक विज्ञान के प्रोफेसर बने बाद में। इस पद पर रहते हुए उन्होंने क्या किया, इस पद पर रहते हुए उन्होंने विश्व प्रसिद्ध वर्ल्ड फेमस रमन प्रभाव की खोज की, which was completed in year 1928. He was honored by Nobel Prize in the year of 1930 for the Raman effect. तो 1928 में इन्होंने रमन इफेक्ट पूरा किया और रमन प्रभाव की खोज पर 1930 में भारत सरकार द्वारा इन्हें नोबेल पुरस्कार भी दिया गया। भारत सरकार की सॉरी नोबेल प्राइज दिया गया। तो रमन इफेक्ट क्या है? रमन इफेक्ट इज कॉल्ड रमन स्कैटरिंग। अकॉर्डिंग टू दिस इट इज द इंस्टेंट scattering of photon by molecule which are excited to higher vibrational or radiational energy levels. It was studied in liquids. तो रमन इफेक्ट क्या है? रमन इफेक्ट में क्या है, रमन प्रभाव को रमन प्रकीर्णन भी कहा जाता है। इनके अनुसार जब लाइट प्रकाश द्रव माध्यम से गुजरता है तो प्रकाश व द्रव के अंत क्रिया होती है, यानी उनके बीच कोई रिएक्शन होती है, क्रिया होती है, जिससे प्रकाश क्या करता है, वाइब्रेट करता है। ठीक है, या प्रकाश प्रकीर्णन कहते हैं। रमन खोज की विशेष बात यह थी कि केवल 200 रुपये के उपकरण में ही 200 या 300 के उपकरण में क्या किया गया, ये बन गया और एकदम स्ट्रिक्ट। द स्पेशल फैक्ट अबाउट दिस रिसर्च was that only by very less means of 200 rupees equipment and very little faculty Raman did a discovery. Indian government awarded him as national professor in the year of 1949 और 200 रुपये के इक्विपमेंट और बहुत कम लोगों की मदद से क्या हुआ, इन्होंने ये रिसर्च कर ली पूरी और भारत सरकार ने इन्हें उनको नेशनल प्रोफेसर का अवार्ड दिया 1949 के अंदर। उसके बाद 1954 भारत रत्न और 1954 में सर्वोच्च जो इंडिया का भारत का सबसे बड़ा सम्मान है, प्राइज़ है, वो मिला, भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और इनके इन वैज्ञानिक शांतिपूर्ण कार्यों द्वारा राष्ट्र के मध्य मैत्री विकास करने के हेतु लेनिन शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। रमन एक्सप्लेन द रीजन ऑफ द ब्लू कलर ऑफ द स्काई एंड सी एंड आल्सो स्टडीड सॉलिड लिक्विड एंड गैसेस। ही आल्सो स्टडीड मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी, एक्स-रे, स्ट्रक्चर ऑफ द सब्सटेंस ETC। ही इन्होंने क्या किया, रमन में समुद्र व आकाश का रंग नीला होने का कारण बताया, ठोस द्रव गैस का अध्ययन किया। इसके अतिरिक्त इन्होंने चुंबकीय शक्ति, एक्स किरणें, पदार्थ की संरचना, वर्ण एवं ध्वनि वैज्ञानिक अनुसंधान किए। और 20 नवंबर 1970 इन ऑनर ऑफ हिम द रमन इफेक्ट ईयर, तो 20 नवंबर को इनकी क्या हुई, मौत हो गई। किससे? 20 नवंबर की रमन जो साइंटिस्ट थे CV रमन, उनकी मौत हो गई 20 नवंबर 1970 को। और उनके सम्मान में क्या किया गया, 28 फरवरी साइंस डे सेलिब्रेटेड किया जाता है। इनके सम्मान में 28 फरवरी को क्या बनाया गया, साइंस दिवस मनाया गया। नेक्स्ट आते हैं होमी जहांगीर भाभा। ये भी एक इंडिया का बहुत ही फेमस साइंटिस्ट है।
जो न्यूक्लियर पावर है आज इंडिया, वो इन्हीं की देन माना जाता है। ठीक है, मैंने स्टार्टिंग इन्होंने की थी, आगे तो बहुत सारे साइंटिस्ट का सहयोग माना जाता है। ये इनका जीवन काल रहा 1909 से 1966 तक। तो अब पढ़ते हैं होमी जहांगीर भाभा। ये थे जी भाभा। और भाभा वाज नॉट ओनली ए ग्रेट साइंटिस्ट बट आल्सो ए स्किलफुल एडमिनिस्ट्रेटर एंड आर्ट लवर। भाभा वाज ए ग्रेट आर्टिस्ट एंड हिज पिक्चर आर स्टिल कीप सेफली इन ब्रिटिश आर्ट गैलरीज। क्या है, भाभा केवल महान वैज्ञानिक ही नहीं थे और वरन अत्यंत कुशल प्रशासक और कला प्रेमी थे। भाभा उच्च कोटि के चित्रकार थे तथा उनके चित्र ब्रिटिश कला मतलब संग्रहालय है वहाँ आज भी सुरक्षित है। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा वाज बोर्न ऑन 30 अक्टूबर 1999 इन ए wealthy Parsi family. His father was Jahangir Homosi Ji Bhabha, a well-known lawyer, and his mother was Meherin. He went to Cambridge University for higher education after passing his early education from। तो डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा का जन्म 30 अक्टूबर 1909 को मुंबई के एक संपन्न पारसी परिवार में हुआ और कैथेड्रल जॉन कैनन हाई स्कूल एवं एलिफेंट कॉलेज में इनकी शिक्षा पाने के बाद उच्च अध्ययन हेतु कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी चले गए और 1930 में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में स्नातक होने के बाद इन्होंने सिद्धांतनिक भौतिक विशेष अध्ययन प्रारंभ किया। ठीक है, तो ये हो गया इनके स्कूल वगैरह का नाम हो गया। आफ्टर एजुकेशन ऑफ कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी इन द ईयर 1930 ही स्टार्टेड स्टडिंग theoretical physics and did many important researches in the field of cosmic rays nuclear energy. In the year 1942 he was selected as a professor of cosmic ray। 1930 में इन्होंने कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में जो कॉस्मिक रे के ऊपर अध्ययन स्टार्ट किया। तो कॉस्मिक रेज परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में इन्होंने विशेष अनुसंधान किया और 1942 के अंदर इन्होंने क्या किया, अंतरिक्ष किरणों का क्या बना दिया गया, प्रोफेसर प्राध्यापक बना दिया गया। भाभा हैड इज ए रिलेशन विद द टाटा फैमिली इन द ईयर 1937। भाभा आल्सो डिड सम वर्क विद Hitler and they made a breakthrough in the cosmic reactions understanding by working on quasar theory of electric showers जो फुहारे होते हैं ना वो। भाभा देश के अग्रणी टाटा परिवार से संबंधित थे और 1937 में हिटलर के साथ मिलकर इन्होंने कॉस्मिक किरणों का अध्ययन किया और बताया कि कॉस्मिक किरण वे सूक्ष्म कण होते हैं जो बाह्य अंतरिक्ष में से वायुमंडल में आते हैं तथा वायु कणों से क्रिया कर इलेक्ट्रॉन के समान कणों का फुहारा उत्पन्न करते हैं। ठीक है, इन द ईयर 1945 टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च was established after India's independence. In the year 1948 Indian Atomic Energy Communications IAEC Atomic Energy Communications established and Bhabha became its president। सन 1945 में टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च की स्थापना हुई और देश के आज़ाद होने के बाद 1948 के अंदर परमाणु शक्ति आयोग की स्थापना की गई और भाभा इसके क्या बने, अध्यक्ष बने, प्रेसिडेंट बने। ठीक है, अंडर हिज डायरेक्शन ओनली अप्सरा साइरस एंड जेलरिना रिएक्टर वेयर एस्टेब्लिश्ड
India first atomic power station has constructed in the year 1963 at Tarapur. तो इन्हीं के निर्देश पे अप्सरा, साइरस और जलरीना रिएक्टर की स्थापना हुई और 1963 में देश के पहले परमाणु बिजली घर का निर्माण तारापुरा में हुआ। ठीक है, तारापुरा पहला एटॉमिक पावर स्टेशन है, परमाणु बिजली घर तारापुरा में। भारत नेक्स्ट है फादर ऑफ द इंडियन न्यूक्लियर प्रोग्राम। A conference was organized in New York by 81 countries in September 1956 from the establishment of atomic energy, for which Dr. Baba was appointed as the president of announcedly. He died in air crash accident on 24 January on 1966 in the year। अब देखो, सब 24 जनवरी 1966 को हवाई दुर्घटना में इनकी मौत हो गई थी। इससे पहले भारत को परमाणु विज्ञान के योगदान हेतु इन्हें भारतीय परमाणु विज्ञान का पिता भी कहा जाता है, फादर ऑफ एटॉमिक एनर्जी। और सितंबर 1956 में आणविक एजेंसी की स्थापना हुई के लिए न्यूयॉर्क में 81 राष्ट्रों का सम्मेलन हुआ। वो सर्वसम्मति से सम्मेलन का अध्यक्ष भाभा को बनाया गया, यानी 81 डेज का प्रेसिडेंट बनाया गया उस टाइम, उस कम्युनिटी मतलब जो एक संगठन था उसका। ठीक है, और एयर क्रैश यानी वायु दुर्घटना में इनकी, वायुयान दुर्घटना में इनकी मौत हो गई। और उसके बाद इन द ईयर 1967 एटॉमिक एनर्जी एस्टेब्लिशमेंट फ्रोम वाज नेम्ड एज ए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर इन द ऑनर ऑफ डॉक्टर भाभा। इनकी याद में, इनके सम्मान में 1967 में परमाणु शक्ति संस्थान ट्राम्पे का नाम बदलकर भाभा को समर्पित कर श्रद्धांजलि के रूप में भाभा परमाणु अनुसंधान के अंदर रख दिया गया। नेक्स्ट साइंटिस्ट आते हैं प्रफुल्ल चंद्र राय। नेक्स्ट आते हैं प्रफुल्ल चंद्र राय। तो 1861 से 1944 तक इनका जीवन काल रहा। प्रफुल्ल चंद्र राय वाज बोर्न इन कट्टीपरा विलेज इन डिस्ट्रिक्ट ऑफ प्रेजेंट बांग्लादेश ऑन 2 अगस्त 1861। His father Harish Chandra Rai was a land proprietor. He got his primary education from model school of the village and then study of Kolkata renovated hair school in Albert School. After passing the interaction examination in year 1879, he did his college education from Metropolitan Institute, but to study science he had to go the Presidency College. He was also elected vice president of, इतना बहुत आगे पढ़ते हैं एक बार। डॉक्टर प्रफुल्ल चंद्र राय का जन्म बांग्लादेश के प्रफुल्लन खुलाना जिले के रूली कत्तरपुरा नामक गांव में हुआ 2 अगस्त 1861 को। और इनके पिता हरीश चंद्र राय एक मध्यवर्ती संपन्न परिवार थे और ये क्या थे, एक जमींदार थे, लैंड प्रोप्राइटर। और मध्य एक फारसी परिवार था ये, फारसी। इन्होंने अपनी स्कूली शिक्षा क्रमशः गांव के मॉडल स्कूल से प्राप्त की, उसके बाद कलकत्ता के सुप्रसिद्ध हेयर स्कूल या एल्बर्ट स्कूल से प्राप्त की और सन 1879 में ये एंट्रेंस परीक्षा पास करके कॉलेज की पढ़ाई के लिए मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट में स्टार्ट की और विज्ञान के विषय में अध्ययन करते हुए प्रेसिडेंसी कॉलेज जाना पड़ा। और 1882 में गिलक्राइस्ट छात्रवृत्ति प्रतियोगिता की परीक्षा में सफल होने के बाद इनको एडिनबरा विश्वविद्यालय में यानी यूनिवर्सिटी में क्या मिल गया, एडमिशन मिल गया। उसके बाद
सहपाठियों में रसायन के सुप्रसिद्ध विद्वान प्रोफेसर जेम्स वॉर एस जो थे, यूनिवर्सिटी केमिकल सोसाइटी इन 1888। इफ़ यू आर सो कैपेबल देन वाई डोंट यू डू योर ऑन बिजनेस। तो ये क्या कहते थे, अगर जिसकी योग्यता, जब नियुक्ति हुई इनके कम योग्यता के अंग्रेज ऊंचे पदों पर थे तो किन्हीं वेतन पर उन्होंने उसी कॉलेज में नियुक्ति दी। यदि आप इतने योग्य केमिस्ट हैं तो कोई व्यवसाय क्यों नहीं चलाते, एक अंग्रेज ने इनके विरोध में कहा। थोड़ा सा बीच में मैंने शॉर्ट कर दिया। प्रफुल्ल चंद्र जब एक अन्याय उसी कॉलेज में नियुक्त थे तो प्रफुल्ल चंद्र ने न्याय का तत्कालीन शिक्षा विभाग अंग्रेज डायरेक्टर के से विरोध किया। तो उन्होंने व्यंग किया कि यदि आप इतने ही केमिस्ट हैं तो कोई व्यवसाय क्यों नहीं चलाते। इट वॉज द इफेक्ट ऑफ द टॉप ऑफिशियल psychiatrist comment of psychiatric comment of that is the year of 1992 started a page when they your named Bengal Chemical Pharmaceutical Works by a small investment of 800 rupees only from manufacturing the medicines and drug by foreign ways. Dr. Roy died on 19 June 1944 1944 at age 83 ईयर। तो अंग्रेज अधिकारी के व्यंग के शब्दों का प्रभाव इन पे ये हुआ। रॉय ने 1892 में 800 रुपये की छोटी सी एक राशि से क्या किया गया, एक छोटी सी मतलब एक फार्मा कंपनी स्थापित की जिसका नाम रखा बंगाल केमिकल एंड फार्मास्यूटिकल वर्क्स, और कार्य प्रारंभ किया और प्रगति की और करोड़ों रुपए का कारखाना बना दिया, जिससे देश में इसे सरकार ने अन्य उद्योगों का सूत्रपात हुआ। और राय की मृत्यु 19 जून 1900, कल ही इनकी क्या थी पुण्यतिथि थी, 19 जून 1944 को क्या किया गया, 83 की एज में ये इनकी मौत हो गई। नेक्स्ट पढ़ते हैं साइंटिस्ट। नेक्स्ट साइंटिस्ट है आपके डॉक्टर पंचानन माहेश्वरी। तो स्टूडेंट्स पंचानन माहेश्वरी 1904 से 1966 में रहे। तो ये एक और इंटरेस्टिंग बात बता दूं, ये जयपुर के थे, राजस्थान के थे अपने। तो प्रोफेसर पंचानन माहेश्वरी प्रोमिनेटेड इंडियन बॉटनिस्ट। माहेश्वरी वनस्पति वैज्ञानिक थे और डॉक्टर माहेश्वरी वनस्पति वैज्ञानिक थे। ही वाज बोर्न ऑन 9th November 1904 को जयपुर में हुआ। डॉक्टर माहेश्वरी received his education from Allahabad University and started his teaching career from Agra College. After that, he also taught at Allahabad, Lucknow, and Dhaka University in the year 1948. Dr. Maheshwari was appointed as a president of a botany department in the Delhi University. Maheshwari did remarkable work in test tube fertilization of angiosperm. This invention has allowed the creation of new hybrid plants and that could not previously be crossbred naturally. Under his guidance, there were students from America, Argentina, Australia, India, etc. who did their research work. तो डॉक्टर माहेश्वरी ने इलाहाबाद विश्वविद्यालय शिक्षा प्राप्त की और आगरा कॉलेज में अध्यापन स्टार्ट किया। इसके बाद इन्होंने इलाहाबाद, लखनऊ, ढाका विश्वविद्यालय में यानी यूनिवर्सिटियों में पढ़ाया। 1948 में माहेश्वरी को दिल्ली विश्वविद्यालय में क्या किया, वनस्पति विज्ञान के लिए अध्ययन होकर आए।
और डॉक्टर मैसूरी ने पादप भ्रूण विज्ञान का विशेष कार्य किया। उन्होंने भ्रूण विज्ञान और पादप क्रिया विज्ञान के सह मिश्रण से कई नई खोज का विकास किया और इनमें फूलों के विभिन्न भागों का कृत्रिम पोषण द्वारा वृद्धि कराने से सफलता प्राप्त की। और उनके अधीन शोध कार्य करने के लिए केवल भारत के ही नहीं बल्कि अमेरिका, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया से भी विदेशी छात्र आते थे। इसके मार्गदर्शन से लगभग 60 छात्रों ने डॉक्टरेट की उपाधि ली। 60 बहुत बड़ी होती है उस टाइम। तो 60 छात्रों ने क्या किया, पीएचडी की इनके मार्गदर्शन में। डॉक्टर मैसूरी represented India in many international seminar and conference. Of his subject of was the represented as the fellow of Royal Society London for the research and establishment of tissue culture laboratory and test tube culture. Dr. Mysore died on 18 May 1966 इन दिल्ली। तो इनके अधीन शोध कार्य से केवल भारत नहीं बहुत सारे विदेशों से छात्र आते थे। 60 छात्रों को इन्होंने पीएचडी करवाई, इन डॉक्टरेट की उपाधि दिलाई। डॉक्टर मैसूरी ने अपने विषय में अनेक अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों में भारत का प्रतिनिधित्व किया, टिश्यू कल्चर प्रयोगशाला की स्थापना की और टेस्ट ट्यूब कल्चर का शोध के लिए लंदन की रॉयल सोसाइटी ने इन्होंने अपना फेलो बनाकर सम्मानित किया। और 18 मई 1966 को दिल्ली में मैसूरी का निधन हो गया। नेक्स्ट आते हैं बर्डमैन यानी डॉक्टर सलीम अली। 1896 से लेकर 1887 तक इनका जीवन काल रहा। डॉक्टर सलीम अली हैज़ ब्रोन इन सुलेमानी बोहरा मुस्लिम फैमिली ऑफ बॉम्बे यानी आज का मुंबई और पहले का बॉम्बे ऑन 12th November 1896. He was an Indian ornithologist यानी जो क्या बोलते हैं पक्षी विज्ञान का अध्ययन करते हैं, पक्षी विज्ञान का, एंड नेचुरलिस्ट। ही इज नॉन एज द बर्डमैन ऑफ इंडिया यानी बर्डमैन के नाम से भी जाना जाता है। डॉक्टर सलीम अली का जन्म बॉम्बे के सुलेमानी मुस्लिम परिवार में 12 नवंबर 1896 को हुआ। ये एक भारतीय पक्षी विज्ञान और प्रकृतिवादी थे। उन्हें भारत के बर्डमैन के रूप में जाना जाता है, भारत का बर्डमैन, पक्षी राजा जिसको भी कहते हैं। सलीम अली भारत के ऐसे व्यक्ति थे जिन्होंने व्यवस्थित रूप से पक्षियों का सर्वेक्षण किया। सलीम अली वाज अमंग द फर्स्ट इंडियन टू contributed systematic bird survey across India. The survival bird book that be Varroed helped. तो ऐसे व्यक्ति जिनकी किताबों ने भारतीय पक्षियों के विज्ञान के विकास में काफ़ी मदद की। Popularized ornithology in India in the year 1976. He was awarded by Padma Vibhushan, India's second highest civil honor. He became the key figure being the Bombay Natural History Society after 1947 and used his personal influence to gain government support for the organization create the भरतपुर बर्ड सेंचुरी, केला देवी नेशनल पार्क जो आज है वो, and prevent the description of that is known the Silent Valley National Park। तो भारत में व्यवस्थित रूप से पक्षी सर्वे का इनका योगदान रहा, आयोजन किया और पक्षियों पर लिखी इनकी किताबों ने भारतीय पक्षियों के विज्ञान के विकास में काफ़ी मदद की। 1976 में भारत के दूसरे सर्वोच्च नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से इन्हें सम्मानित किया गया। 1947 के बाद वे बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के प्रमुख व्यक्ति बने। संस्था की खातिर सरकारी सहायता के लिए उन्होंने अपने प्रभाविता का उपयोग किया और भरतपुर पक्षी अभयारण्य, केला देवी नेशनल पार्क के निर्माण एवं एक बांध परियोजना को रुकवाने पर उन्होंने काफ़ी जोर दिया कि
कि जो साइलेंट वैली नेशनल पार्क के लिए खतरा था। केला देवी नेशनल पार्क के निर्माण एवं एक पान परियोजना को रोकने के लिए इन्होंने काफ़ी जोर दिया, जो साइलेंट वैली नेशनल पार्क के लिए खतरा था। ठीक है ना। बॉम्बे सलीम अली वाज इंट्रोडक्टेड टू द डीपली स्टडी ऑफ बर्ड बाय W.S. मिलार्ड। तो बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी के सचिव W.S. मिलार्ड की देखरेख में सलीम अली ने पक्षियों पर गंभीर अध्ययन किया। सीक्रेटली ऑफ द मुंबई नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी BNHS, who identified the unusually colored sparrow that young Salim Ali had shot with his toy air gun. Millard identified it as a yellow-throated sparrow and showed Salim Ali around the society of collection of stuffed bird. तो गंभीर अध्ययन किया, असामान्य रंग की गोरैया की पहचान की, जिसे युवा सलीम अली ने खेल खेल में अपनी बंदूक से क्या किया, खिलौने वाली जो एयर गन होती है उससे शिकार किया। और मिलार्ड ने इस पक्षी की एक पीले गले की गोरैया के रूप में पहचान की और सलीम अली को सोसाइटी में संग्रहित सभी पक्षियों को दिखाया। और मिलार्ड ने सलीम को पक्षियों के संग्रह करने के लिए कुछ किताबें दी, जिनमें कॉमन बर्ड्स ऑफ मुंबई भी शामिल था। हिम इनटू ऑर्निथोलॉजी। डॉक्टर सलीम अली प्राइमरी एजुकेशन वाज फ्रॉम सेंट एक्सवेंटर। सलीम अली की प्राइमरी सेंट जवेश्वर कॉलेज बॉम्बे से हुई, और he did not had the necessary degree of the university here after being paid a salary of 350 rupees at price of wellness men's for the post of guide. He decided to study. He got the honor degree from Aligarh Muslim University 1958, Delhi University 1973 और आंध्रा यूनिवर्सिटी 1978. After suffering from prostate cancer for a long time, Dr. Salim Ali is dead at the age of 91 years. The real 1987. In the year of 1990, Indian government established Salim Ali Center for Ornithology and Natural History SACON in कोयम्बटूर। तो सलीम अली प्रारंभिक शिक्षा सेंट जवेरियस कॉलेज मुंबई से हुई। इनके पास विश्वविद्यालय की औपचारिक डिग्री न होने के कारण प्रिंस ऑफ वेल्स संग्रहालय में 350 रुपये वेतन में गाइड के रूप में नियुक्त होने के बाद पढ़ाई करने का फैसला किया। इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी 1958 में, दिल्ली यूनिवर्सिटी 1973 में, आंध्रा विश्वविद्यालय 1978 में और मानद डायरेक्टर की उपाधि प्रदान की। इन्होंने लंबे समय से एक प्रोस्टेट कैंसर से जूझ रहे थे। 91 वर्ष में इनकी मौत हो गई। 1987 में हुआ। 1990 भारत सरकार द्वारा कोयम्बटूर में डॉक्टर सलीम अली सेंटर फॉर ऑर्निथोलॉजी एंड नेचुरल हिस्ट्री को स्थापित किया गया। अब आते हैं सबसे मोस्ट साइंटिस्ट, यानी आज के लेसन के सबसे मोस्ट साइंटिस्ट डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। तो इनका पूरा नाम सबसे ज़रूरी है स्टूडेंट्स,
कई बार पूछा गया है और मोस्टली है रिसेंटली रहे हुए हैं। अभी इनकी डेथ हुई थी 2015 में, ठीक है, हार्ट अटैक से। कहाँ हुई थी वो मेरे को कमेंट करके बताना। इनका जन्म 1931 से, इनकी डेथ हुई 1915। डॉक्टर अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम, इनका पूरा नाम है एपीजे अब्दुल कलाम की फुल फॉर्म है डॉक्टर अब्दुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। वाज बोर्न ऑन 15 अक्टूबर 1931 a Tamil Muslim family in the Dhanuskodi village of Rameswaram district. His father was Jainulabdin and his mother was Asima. After his primary education in Rameswaram, Kalam went to, तो डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम है डॉक्टर अबुल पाकिर जैनुलाब्दीन अब्दुल कलाम। इनका जन्म जो तमिलनाडु के रामेश्वर जिले के धनुषकोडी कस्बे में 15 अक्टूबर 1931 को हुआ। इनके पिता जैनुलाब्दीन और माता असीयम्मा थी और रामेश्वरम में ही प्राथमिक शिक्षा के बाद कलाम पड़ोसी कस्बे रामानंदपुर के खारटज हाई स्कूल में विज्ञान का अध्ययन हेतु दाखिला लिया। यहाँ साटज है, खारटज बोलते हैं इसको, खारटज हायर सेकेंडरी स्कूल फॉर हिज साइंस एजुकेशन, हायर दाखिला लिया। और अय्या हुरे सोलेमान अय्या हुरे सोलेमान इंस्पायर्ड कलाम, इनसे प्रभावित थे, प्रेरणा स्रोत थे। टीचिंग ऑफ सोलेमान अध्ययन हेतु दाखिला लिया और उनसे सोलेमान का गुरु मंत्र था, जीवन में सफलता पाने के लिए तीन मुख्य बातों की जरूरत है। टीचिंग ऑफ सोलेमान, टू बी सक्सेस इन लाइफ 3 थिंग आर रिक्वायर्ड, विल पावर और वेल्थ एंड एक्सपीरियंस। दिस हावरक्राफ्ट फॉर्मेड द बेसिस ऑफ कलाम लाइफ। तो सुलेमान के प्रेरणा स्रोत बने और सुलेमान का गुरु मंत्र था, जीवन में सफलता पाने के लिए 3 मुख्य बातें होना जरूरी है, इच्छा शक्ति, आस्था और उम्मीद। ठीक है, विल पावर, विल लाइफ और एक्सपेरिमेंट और उम्मीद। नेक्स्ट है, इन द ईयर 1954 he entered the Madras Institute of Technology of studying aerospace engineering. In the year 1958 Kalam was elected as a senior scientist while working in hovercraft program for the Defense Research and Department Organization। तो 1954 में एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग हेतु मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में दाखिल हुए। 1958 में कलाम रक्षा अनुसंधान DRDO जिसको बोलते हैं, रक्षा अनुसंधान विज्ञान संगठन में हॉवरक्राफ्ट परियोजना पर काम करने हेतु वरिष्ठ वैज्ञानिक के रूप में नियुक्त हुए। ठीक है, सीनियर साइंटिस्ट के रूप में नियुक्त हुए। Professor M.J. Menon, being satisfied by Kalam's efforts in working in the year 1962, took him to Indian Space Research Organization (ISRO). तो वरिष्ठ वैज्ञानिक के रूप में नियुक्त हुए। 1962 में प्रोफेसर M.G. मेनन कलाम की लगन और मेहनत से प्रभावित होकर उन्हें भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में ले गए, जहां कलाम के जीवन के स्वर्णिम अध्याय का सुनहरा आगाज हुआ। वेयर कलाम्स न्यू चैप्टर ऑफ द लाइफ स्टार्टेड। ठीक है, स्वर्णिम अध्याय का कलाम लर्नड अबाउट द रॉकेट टेक्नोलॉजी, लॉन्चिंग टेक्नोलॉजी फ्रॉम नासा एंड लॉन्च्ड इंडियन फर्स्ट रॉकेट नेक अपाचे। ही वाज अपॉइंटेड as the director of SLV program
and under his guidance SLV-3 had it successfully flight which launched रोहिणी सैटेलाइट सक्सेसफुली इन स्पेस। तो ये थे अपने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जो देश के राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। अभी पढ़ते हैं इनके बारे में और आगे। तो मैंने उनको ले गए इसरो के अंदर, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन में ले गए, जहां इनके जीवन का स्वर्णिम अध्याय लिखा गया। और कलाम ने नासा से रॉकेट प्रक्षेपण की तकनीक का प्रक्षेपण प्राप्त किया और भारत का पहला रॉकेट नाइके अपाचे छोड़ा। उन्होंने एसएलवी परियोजना का प्रबंधक बनाया गया। इनके नेतृत्व में SLV-3 ने सफलतापूर्वक उड़ान भरी, जिसने रोहिणी उपग्रह अंतरिक्ष में सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया गया। ठीक है। कलाम आल्सो डायरेक्टेड many missile program in the year 1983 and did a successful launching and development of missile like पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, यहाँ ये कट गया सॉरी, त्रिशूल, नाग एंड आकाश। तो कलाम के महत्वपूर्ण मिसाइल प्रोग्राम थे 1983 के तहत पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। फिर सुन लेना, 5 मिसाइलें हैं, पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग और आकाश। ये पूछी जाती है, इंपॉर्टेंट है। 1983 के तहत ये बनाई गई ही, ठीक है, प्रक्षेपण किया गया। सन 1998 में पोखरण में किए गए परीक्षण में भी इनका नेतृत्व रहा। ड्यू टू हिज वैल्यूबल कंट्रीब्यूशन इन मिसाइल ही इज नोन एज मिसाइल मैन। इनको मिसाइल मैन के रूप में भी जाना जाता है। तो कलाम वाज द 11th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी 11वें राष्ट्रपति थे भारत के, फ्रॉम 2002 से 2007 तक। इंडियन गवर्नमेंट अवार्डेड हिम विद पद्म विभूषण 1981, पद्म भूषण 1981 और पद्म विभूषण 1990 एंड भारत रत्न 1997। भारत का सबसे बड़ा प्राइज होता है भारत रत्न, तो 1997 तीनों अवार्ड मिले हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, पहले। ठीक है। ऑन 27 जुलाई 2015 at IIM Shillong during giving a speech he died due to a heart attack. It was a great loss for India and whole world. तो डॉक्टर सलीम अली का पोखरण डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का पोखरण में भी क्या था, नेतृत्व किया पोखरण वाले अनुसंधान, परमाणु अनुसंधान का। और इनके मिसाइल मैन इनका क्यों कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी मिसाइलें का निर्माण किया। और कलाम 2002 से 2007 तक भारत के 11वें राष्ट्रपति सर्वोच्च पद पर रहे और भारत रत्न, भारत विभूषण और भारत पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया। और उसके अलावा 27 जुलाई 2015 को IIM शिलोंग में भाषण देते हुए इनकी हृदय गति रुक जाने के कारण इनकी डेथ हो गई। तो स्टूडेंट, आज का वीडियो यहीं तक। मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।